हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी टेट 2021 के लिए मैथमेटिक्स की पैडागोजी यानी कि गणित का शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं सी टेट पेपर 2 के लिए, क्योंकि जो मैथमेटिक्स की पैडागोजी है वो आपको स्कोर कराएगी। क्योंकि मैथ्स के अगर हम कंटेंट वाले पार्ट की बात करें, जो मैथ्स का कंटेंट वाला पार्ट आता है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर आप उन क्वेश्चन को अगर स्किप भी करते हैं तो आपका पैडागोजी का पार्ट जो है स्ट्रांग होना चाहिए। पैडागोजी जो है आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिससे आप मैथ्स वाले सेक्शन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज़रूर कनेक्ट कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डायगोनाइज डिसऑर्डर ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्लासेस। कक्षा के स्तर के अनुसार सामग्री के विकारों का निदान करता है। क्या चीज़ है जो कक्षा यानी कि लेवल ऑफ क्लासेस के अकॉर्डिंग, जो लेवल होता है क्लासेस उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोलते हैं, तो वो किस चीज़ का निदान करता है। डायगोनाइज मतलब सॉल्व करता है, कौन से डिसऑर्डर को सॉल्व करता है। एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक निदान परीक्षण। फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट, शारीरिक निदान परीक्षण। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको हम बोलते हैं एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट। शैक्षिक निदान परीक्षण डायग्नाइज करता है डिसऑर्डर ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्लासेस। यानी कि डायग्नोस्टिक एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है कि किस क्लास में कौन सा मटेरियल यूज़ होना है। मटेरियल का मतलब होता है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जो टीचिंग को प्रमोट करता है, टीचिंग को इजी बनाता है, बच्चों के साथ में कनेक्ट करता है। जैसे हो गया आपका ब्लैक बोर्ड भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। जो चॉक यूज़ की जाती है क्लास में वो भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। जो मैप्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्लास में वो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। पिक्चर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। अब इन सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आप सेम क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। अलग अलग लेवल की क्लास पर अलग अलग तरीके के आपको मटेरियल यूज़ करने होते हैं। तो वो अगर आपको कोई भी चीज़ डायग्नाइज करनी है यानी निदान करना है किसी भी डिसऑर्डर का, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे, यानी कि एजुकेशनल शैक्षिक निदान परीक्षण का आप इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्वेश्चन 2 बोलता है मेजर एस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैडागोजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नाउ डेज इस तरीके के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लेसन प्लान जो है, जो पाठ योजना होती है, वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग होता है। जब भी आप एज ए टीचर जो है आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो यू शुड प्रिपेयर योर लेसन प्लान। आपको अपनी पाठ योजना तैयार करनी होगी कि आप क्लास में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या क्लास में एक्टिविटीज़ करवाएंगे, क्या आपको स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, और फाइनल सबमिशन क्लास में क्या होना चाहिए। तो ये आपको एज ए टीचर प्रेजेंट करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पूछा गया है मेजर एक्सपेक्ट क्या है जो इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान होता है उसकी। ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शनी, एक्सपोजिशन, या फिर एक्सप्लोरेटरी टास्क खोजपूर्ण कार्य, एक्सटेंडेड लर्निंग टास्क विस्तारित शिक्षण कार्य, या फिर क्रॉस कैरिकुलर इंटीग्रेशन। तो देखिए बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है। तो देखिए इंक्वायरी बेस्ड जो लेसन प्लान होता है वो किस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सपोजिशन, इसको हम बोलते हैं प्रदर्शनी, या फिर एक्सप्लेनेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरी वे में डिस्क्रिप्टिव, जो व्याख्यान करे किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक की जो व्याख्यान करे, एक्सप्लेनेशन दे, डिस्क्रिप्शन दे, कि आप कोई भी चीज़ जो पढ़ाने जा रहे हैं वो डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, मेजर एस्पेक्ट कहलाता है इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी बेस्ड का मतलब ये होता है कि चाइल्ड जो है क्लास में आप जो भी आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस पर डिटेल इंक्वायरी कर सकता है। तो ऐसा उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोजिशन, प्रदर्शनी, या फिर इसको हिंदी में व्याख्या, डिस्क्रिप्शन, और आप इसको एक्सप्लेनेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन फेस्ड विद वर्ड प्रॉब्लम्स राजन यूजुअली आस्क शुड आई ऐड और सब्सट्रैक्ट, शुड आई मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिए एक बच्चा राजन है,
उसकी कुछ वर्तनी में समस्याएं आती हैं, तो वह पर्याय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, यानी कि एडिशन करूं या सब्सट्रैक्शन, या फिर मल्टीप्लिकेशन करूं या फिर डिवीज़न करूं। तो इस तरीके के प्रश्न बताते हैं कि क्या बताएंगे टीचर किस चीज़ का एनालिसिस कर सकता है। अगर बच्चा कंफ्यूज है कि वो उसको मैथमेटिक्स में एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है या फिर गुणा करना है या भाग करना है, तो ऑप्शन ए बोलता है राजन जोड़ और घटा नहीं कर सकता, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो देखिए बहुत ही क्लियरली यहाँ पर विजिबल है ऑप्शन नंबर डी। राजन जो है, जो नंबर की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, नंबर प्रॉब्लम्स जो हैं कि इनकी में किस चीज़ में एडिशन किया जाना है, यानी कि किस चीज़ में प्लस होना है या किस चीज़ में सब्सट्रैक्शन होना है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को राजन जो है समझ ही नहीं पाया है। इसलिए उसको पता ही नहीं चलता कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जब टीचर कहता है कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, इसको सॉल्व करना है, तो राजन कंफ्यूज हो जाता है कि उसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। मेन इशू क्या है, ही डज नॉट नो द अप्रोप्रिएट एडिशन, भी नहीं पता उसको, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे टॉपिक्स के बारे में उसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चा जो है कंफ्यूज है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के साथ। व्हेन टीचिंग शेप्स अ टीचर कैन प्लान ए ट्रिप ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। तो देखो इस क्वेश्चन को मार्क डाउन कर लो, फोर्थ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो फील्ड ट्रिप्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ईवीएस में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, पेपर 1 की मैं बात करूँ, ईवीएस में हो गया, साइंस में हो गया, विज्ञान साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, और मैथमेटिक्स की पैडागोजी में भी आपको डिफरेंट पैडागोजी में आपको फील्ड ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसका आंसर गलत ना करें। आकार शिक्षण के समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना करता है, क्योंकि देखो टीचर ने एक फील्ड ट्रिप प्लान की है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि टीचर ने एक फील्ड ट्रिप प्लान की है, और वो कहाँ लेके जा रहा है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर लेके जा रहा है। और हिस्टोरिकल प्लेसेस पर लेके जाने का उसका रीज़न क्या है, किस कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करना चाहता है इन रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स। उसने अच्छी तरह से समय में पाठ्यक्रम को सबसे पूरा किया है और उसे अवकाश की ज़रूरत है, इसलिए लेके जा रहा है। यह कहने का मतलब है उसने सिलेबस, टीचर ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, इसलिए वो फील्ड ट्रिप लेके जा रहा है। यह गणितीय कक्षा के सामान्य दिनचर्या में अंतराल लेता रहेगा और संचार कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। सीबीएसई द्वारा क्षेत्र यात्राएं की सिफारिश की गई है, कि यानी कि सीबीएसई बोलता है कि भाई आप जो है बच्चों को फील्ड ट्रिप लेके जाओ, इसलिए टीचर लेके जा रहा है। आकार शिक्षण के समय एक शैक्षिक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना कर सकता है। तो देखो राइट आंसर रहेगा सिंपल ऑप्शन नंबर डी। आकार का मतलब क्या है, जो शेप्स, टॉपिक क्या है, शेप को समझाना है बच्चों को। शेप्स यानी कि जैसे कि सर्कुलर शेप क्या होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होता है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, तो ये सारे शेप्स बच्चे को सिखाने हैं। तो भाई टीचर ने सोचा कि क्यों ना बच्चे को प्रैक्टिकल वे में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएं, तो वो एक हिस्टोरिकल प्लेसेस पर लेके जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आर्किटेक्चर बने होते हैं, ऐतिहासिक स्थानों पे जितने भी आर्किटेक्चर्स या जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उनमें डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो उन बिल्डिंग्स को दिखाकर टीचर जो है बच्चों को शेप्स वाले टॉपिक को समझा सकता है बहुत आसानी से प्रैक्टिकल वे में। इसलिए आकार बोले तो शेप, शिक्षण के समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना कर सकता है, तो इसलिए वो लेके जा रहा है फील्ड ट्रिप पे, जिससे कि उसका जो टॉपिक है शेप, वो बच्चे को बहुत इजीली प्रॉपर रियल लाइफ पर बेस्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। द स्टेप ऑफ लेक्चर मेथड। भाई मेथड्स ऑफ टीचिंग वाला जो टॉपिक है वो आप ज़रूर देख के जाए, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्याख्यान विधि का कदम है, योजना यानी कि प्लानिंग करनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिसीविंग प्राप्ति होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो लेक्चर मेथड में क्या चीज़ होती है, क्या इसका एक स्टेप होता है, लेक्चर मेथड के 3 स्टेप होते हैं। देखिए तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। प्लानिंग करना जरूरी है आपको, प्रेजेंटेशन, देन रिसीविंग। अब देखो ये तीनों चीज़ किस किस के टर्म में बात होती है। सबसे पहले बात करें अगर लेक्चर मेथड, क्या होता है, टीचर ओरिएंटेड होता है या टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। और इसमें जो है एक्टिव कौन होता है, इसमें एक्टिव रहता है टीचर। और पैसिव कौन होता है, पैसिव होता है स्टूडेंट, क्योंकि टीचर ओरिएंटेड
मेथड्स ऑफ टीचिंग है। एक्टिव जो होता है टीचर होता है, और ये वन वे टीचिंग होती है, वन वे टीचिंग होती है, वन वे इसमें जो नॉलेज है वो एक्सचेंज होती है, यानी कि टीचर बोल रहा है और बच्चे जो है सुन रहे हैं। टीचर सारी एक्टिव रोल में रहेगा पूरी क्लास में, केवल स्टूडेंट जो है जो भी टीचर समझाएगा या बोलेगा उसको जो है स्टूडेंट जो है रिसीव करेंगे। वो यहाँ पर वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्चर मेथड बोलते हैं। और लेक्चर मेथड का 3 मेथड होते हैं कि प्लानिंग, सबसे पहले योजना बनानी पड़ेगी। प्लानिंग किसको करनी पड़ेगी, टीचर को करनी पड़ेगी कि उसको आज क्या पढ़ाना है जाकर लेक्चर में। फिर उसके बाद जो उसने प्लानिंग करी है उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा स्टूडेंट के सामने। अब थर्ड जो स्टेप आता है लेक्चर मेथड का, कि जो भी टीचर ने प्लान किया था और बच्चे को लेक्चर में डिलीवर किया है, तो क्या वो स्टूडेंट उसको रिसीव कर पाए हैं या समझ पाए हैं। तो ये 3 मेथड हो गए लेक्चर मेथड के, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैपिंग के लिए प्रतिचित्रण बोलते हैं, मैपिंग में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो मैपिंग प्रमोट प्रमोशनल रीजनिंग, मानचित्रण अनुपात तर्क को बढ़ावा देते हैं। मैपिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम। मैपिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इन मैनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैपिंग स्ट्रेंथ्स स्पेशल थिंकिंग, यानी कि स्थानिक सोच को मजबूत करता है मानचित्रण। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट तो है सही है भाई। आप मैप के थ्रू क्या करेंगे, किसी भी मैप में क्या चीज़ होती है कि भाई किसी भी एरिया पर्टिकुलर है ना का नोटेशन होता है। जैसे आप गूगल मैप्स देखते हैं, आपको कहीं जाना होता है तो आप गूगल मैप्स की हेल्प लेते हैं, तो उससे आपकी स्थानिक सोच मजबूत होती है। मैप कैन बी इंटीग्रेटेड इन मैनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग टॉपिक्स में मैप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे डिस्टेंस मेजरमेंट में डिस्टेंस पढ़ाने के लिए, या फिर डायरेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे को, तो इन सारी चीज़ों को, या किसी भी प्लेस को डिफाइन करने के लिए कि वो कहाँ है पृथ्वी पर, तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में इंक्लूड की जा सकती है। मैपिंग प्रमोट प्रमोशनल रीजनिंग, मानचित्रण आनुपातिक तर्क को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। मैपिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम, भाई ये स्टेटमेंट गलत है और ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा गया था कि जो सत्य नहीं है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और बी बोलता है कि मैपिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम, भाई ये मैथमेटिक्स कैरिकुलम का पार्ट है मैपिंग, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच गए हैं। आकांक्षा वांट टू बी ए become a good mathematics teacher. To be a good mathematics teacher she must have, आकांक्षा गणित की एक अच्छी शिक्षण बनना चाहती है। गणित की अच्छी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या चीज़ होनी चाहिए। ए, वैचारिक ज्ञान की समझ और वास्तविक जीवन की गणित की सामग्री से संबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छी संचार कुशलता और सूक्ष्म या आंतरिक सवाल का ज्ञान होना चाहिए। कुछ ही समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। संख्या प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कि आपको एक मैथमेटिक्स टीचर बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर कि आपके पास वैचारिक ज्ञान होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ होनी चाहिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को गणित के साथ में कनेक्ट करके बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। देखिए आपको संख्या प्रणाली आती है, बीजगणित आती है, ज्यामिति आती है, लेकिन आप इसको आप बच्चे को रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ में दैनिक रूप में वास्तविक ज्ञान के साथ में इसको अगर कनेक्ट करके बच्चे को नहीं समझा पा रहे कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका दैनिक जीवन में क्या यूज़ होगा, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बच्चे आपके पढ़ाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8, सीसीई हेल्प इन एलिमिनेशन। सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन किसे निकालने डैश हटाने में मदद करता है। मेमोराइजेशन यानी कि रट्टाफिकेशन को हटाने में मदद करता है सीसीई। एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांसेस, ये बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम। तो देखिए सीसीई क्या है, सीसीई है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही हैं। यानी कि आप मेमोराइजेशन, सीसी क्या करता है कि जो भी रट्टाफिकेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए कोशिश करता है। एक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ चांसेस का मतलब क्या है कि भाई जो भी चीज़ें बच्चा रट के
यानी कि रोट मेमोराइजेशन को फॉलो कर रहा है, तो उसको रिमूव करना है। कैसे हो पाएगी? सीसी का मतलब ये है कि आप निश्चित समय अंतराल बाद जो है बच्चे का आकलन करते रहेंगे, मूल्यांकन करते रहेंगे। अगर आप मूल्यांकन करते रहेंगे तो बच्चे की जो रोट लर्निंग है उसको दूर कर सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग बच्चे को देनी है रेदर देन मेमोराइजेशन या फिर एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांसेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उपचारात्मक शिक्षण के लिए किस अध्ययन को आत्मसातकरण के रूप में भी जाना जा सकता है? विच स्टडी फॉर रेमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज एसिमिलेशन। बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन नंबर ए सुपरवाइज स्टडी, ट्यूटोरियल लर्निंग, एक्शन रिसर्च या फिर व्याख्यान शिक्षण। तो देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसी रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण है जो आत्मसात्मीकरण यानी कि एसिमिलेशन के रूप में भी जाना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइज स्टडी। अब सुपरवाइज स्टडी क्या होता है कि इसमें जो है स्टूडेंट जो है सेल्फ स्टडी करता है। ध्यान देना, सेल्फ स्टडी करता है। ये सेल्फ अपने आप ही कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन गाइडेंस में। किसकी गाइडेंस रहेगी यहाँ पर? टीचर की गाइडेंस में स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करेगा या सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो उसको साथ में टीचर का एक गाइडेंस है। टीचर उसके ऊपर क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है, नज़र बनाए हुए है कि कहाँ स्टूडेंट को गलत कर रहा है। तो इसके साथ दो चीज़ें हो रही हैं। देखो, इवैल्यूएशन भी साथ साथ हो रहा है यहाँ पर, और टीचर उसकी मिस्टेक्स को भी स्पॉट कर सकता है और साथ साथ उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है। लेकिन सारी चीज़ें जो, चाहे वो सेल्फ लर्निंग हो या फिर कोई भी सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो वो बच्चा स्वयं करेगा। टीचर उसको गाइड करेगा। गाइड भी तब करेगा जब वो देख रहा है कि अगर वो कोई चीज़ गलत कर रहा है तो उसको रेक्टिफाई करना है। टीचर कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करता रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपरवाइज स्टडी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसमें मिस्टेक जो है रेक्टिफाई हो जाती है बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 के साथ। ब्रेकिंग अप ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट इनटू सिंपलर पार्ट इज टर्म्ड एज। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं तो उनको अगर आप तोड़कर सोल्व कर रहे हैं, कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिला तो उसको आप डिफरेंट छोटे छोटे पहले पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल के लेके आएंगे, तो वो क्या कहलाता है? गणितीय अवधारणाओं को छोटे हिस्सों में तोड़ना सिंथेसिस कहलाया जाता है, यानी कि संश्लेषण मेथड कहलाया जाता है। एनालिसिस कहलाया जाता है, विश्लेषण मेथड कहलाया जाता है। इंडक्टिव मेथड कहलाया जाता है, आगात्मक विधि, आगमन विधि कहा जाता है, या फिर डिडक्टिव मेथड, निगनात्मक विधि कहा जाता है। तो देखो, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तोड़कर अगर आप देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि ब्रेक करके देख रहे हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप, आप किसी भी, सपोज आपके पास कोई भी मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 में आप ये करेंगे, स्टेप 1 में आप मल्टीप्लिकेशन कराइए, स्टेप 3 में उसमें एडिशन कराइए। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं ब्रेक करके, तो वो मेथड कहलाता है एनालिसिस। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सिंथेसिस की, तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर ऐड करके देख रहे हैं, यानी कि जोड़ कर देख रहे हैं, सब चीज़ों को सम अप करके देख रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा संश्लेषण मेथड। और बात करें अगर हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की, तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कोई भी थ्योरी को, किसी भी अगर थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, तो वो कहलाता है इंडक्टिव मेथड। जैसे आप जनरल टू फॉर्मूला जाएंगे, यानी कि आप किसी भी थ्योरम को डेवलप करके लेके आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इंडक्टिव मेथड कहलाएगा। और डिडक्टिव मेथड क्या कहलाएगा? कि आपने उसी थ्योरम का या उसी भी फॉर्मूले का, किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एग्जिस्टिंग थ्योरी का इस्तेमाल करना निगनात्मक विधि कहलाया जाता है। इसमें आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, यानी कि रूल टू जनरल जाएंगे, है ना, और यहाँ पर जनरल टू फॉर्मूला या जनरल टू रूल जाएंगे। तो ये होती है दो विधि। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स पैडागोजी के टर्म्स में पेपर 2 के लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे। वीडियो पसंद आ गई तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस चैनल पर आने वाली हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक यू वेरी मच।